हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इरेगुलर प्रोसीडिंग पढ़ेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, जो कि सेक्शन 529 से सेक्शन 538 तक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इरेगुलर प्रोसीडिंग। सेक्शन 529 है इरेगुलर प्रोसीडिंग विच डज नॉट वेट इरेगुलरिटी विच डज नॉट वेटिएट प्रोसीडिंग, यानी इरेगुलरिटी ऐसी इरेगुलरिटी जो कि प्रोसीडिंग को रोक लेती है, या फिर ऐसी कोई इरेगुलरिटीज़ आए जो कि प्रोसीडिंग को वॉइड नहीं करार देती। तो यहाँ पर जो सेक्शन 529 है इसको देखते हैं, जहाँ पर कहता है इरेगुलरिटी विच डज नॉट वेटिएट प्रोसीडिंग, जो कि प्रोसीडिंग्स को वॉइड नहीं करार देती। वेटिएट यानी वॉइड करार देना, ठीक है। तो 529 में कहता है अगर मजिस्ट्रेट कोई ऐसा काम ले, तो अगर कोई ऐसा फ़ैसला करे जो कि उसके दायरा इख्तियार में नहीं आता हो, लेकिन वो जो फ़ैसले अगर उसने किए हुए हैं तो वो जो फ़ैसले उन फ़ैसलों को बेअसर नहीं किया जाएगा, उनको वॉइड नहीं करार दिया जाएगा। डज नॉट वेटिएट। बियर एक्ट्स अपने खोलें, आपको ये सब बिल्कुल समझ में आ जाएगा। साथ साथ ही पढ़ते हैं क्या कहता है कि ऐसे ऐसे जब कोई मजिस्ट्रेट उनके पास ऐसे कोई दावे आए, ऐसी कोई कार्रवाई वो करे जो कि उसके इख्तियार में नहीं है, लेकिन उन इख्तियारात को जो उसने इस्तेमाल किए गए हैं उनको वॉइड नहीं करार दिया जाएगा, बेअसर नहीं किया जाएगा, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले क्या कहता है, टू इशू अ सर्च वारंट। अगर सर्च वारंट इशू कर दिया, ठीक है, अगर सर्च वारंट इशू कर दिया सेक्शन 98 के तहत, या कोई ऑर्डर किया है पुलिस ऑफिसर को कि इन्वेस्टिगेट करे 155 सेक्शन के अंदर, अगर ऑर्डर करे इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो फिर नेक्स्ट कहता है टू होल्ड एन इंक्वेस्ट अंडर सेक्शन 176। इंक्वेस्ट भी तफ्तीश को कहते हैं। तब 176 सेक्शन के अंदर कोई तफ्तीश करे तो वो भी कालअदम नहीं होगा, ये ठीक है। फिर नेक्स्ट डी कहता है कि टू इशू प्रोसेस अंडर सेक्शन 186 फॉर द एप्रीहेंशन ऑफ अ पर्सन विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन हु हैव कमिटेड एन ऑफेंस आउटसाइड सर्च लिमिट, यानी किसी पर्सन ने ऑफेंस किया है, उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं किया, दूसरी जुरिस्डिक्शन में किया है, लेकिन वो उसके खिलाफ कार्रवाई करे 186 सेक्शन के अंदर, तो उनको वेटिएट नहीं किया जाएगा, ठीक है। यानी कि नेक्स्ट क्या कहता है, ई टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 190 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए और क्लॉज 6, यानी कि अगर कोई नोटिस ले किसी ऑफेंस का नोटिस ले 190 सेक्शन के अंदर, तो उसको भी कालादम नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट एफ कहता है टू ट्रांसफ़र केसेस को ट्रांसफ़र कर दे 192 सेक्शन के अंदर, या जो है टू ग्रांट पार्डन माफ़ी दे, ठीक है, माफ़ कर दे कि 337 के अंदर या 338 सेक्शन के अंदर, तो उसको भी बेअसर नहीं किया जाएगा, इस प्रोसीडिंग को वैलिड ही करार दे दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या कहता है, टू सेल प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी को सेल करवा दे 524 के अंदर और 525 के अंदर। फिर नेक्स्ट कहता है कि टू विड्रॉ केसेस, या केसेस को विड्रॉ कर दे अंडर सेक्शन 528 के अंदर। तो ये जो उसने जितने भी काम किए हैं, अगर उसने गुड फेथ में किए हैं, तो इन प्रोसीडिंग को इलीगल नहीं करार दिया जाएगा, ना ही इन प्रोसीडिंग को सेट असाइड किया जाएगा, यानी कि सेट असाइड भी नहीं होगा, ना ही इलीगल करार दिया जाएगा अगर उसने गुड फेथ में किए हों। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं सेक्शन 530। सेक्शन 530 क्या कहता है कि विच वेटिएट प्रोसीडिंग, यानी कि वहाँ पे डज नॉट था, ये वेटिएट प्रोसीडिंग, यानी कि जो कोई कार्रवाई करे तो वो इलीगल करार दी जाएगी। तो उसको देखते हैं क्या कहता है कि कोई मजिस्ट्रेट है कि अब कोई कार्रवाई करे तो उसको इलीगल करार दिया जाएगा। नंबर ए में कहता है अटैच और सेल प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी अटैच कर दे या सेल कर दे सेक्शन 88 के तहत, ठीक है, ए में ये कहता है सेक्शन 88 के तहत। फिर बी कहता है कि बी कहता है इशू अ सर्च वारंट फॉर लेटर पार्सल और अदर थिंग इन द पोस्टल ऑफिस और टेलीग्राम इन द टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, यानी सर्च वारंट इशू करे, लेकिन सर्च वारंट किस चीज़ में करे, या लेटर या पार्सल के ज़रिए या पोस्ट ऑफिस के ज़रिए अगर सर्च वारंट भेजे किसी दूसरे डिपार्टमेंट को, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या कहते हैं, डिमांड सिक्योरिटी टू कीप द पीस, अगर सिक्योरिटी की डिमांड करे, मुतालबा करे, यहाँ पे सिक्योरिटी की डिमांड करे। फिर नेक्स्ट क्या कहता है, या सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर, ये सिक्योरिटी थी पीस के लिए, और यहाँ पर सिक्योरिटी किसके लिए है, गुड बिहेवियर्स के लिए।
गुड बिहेवियर्स के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या कहता है, ई के डिस्चार्ज अ पर्सन लॉफुली बाउंड टू बी ऑफ गुड बिहेवियर, यानी कि किसी पर्सन को रिलीज कर दे जो कि बाउंड है गुड बिहेवियर के लिए। फिर नेक्स्ट क्या कहता है, एफ में कहता है कैंसल अ बॉन्ड टू कीप द पीस, या किसी का जो बॉन्ड है वो कैंसिल कर दे जिसने पीस को मेंटेन करना था, ठीक है। यानी कि एक पर्सन था जिसने पीस मेंटेन करना था, उसने बॉन्ड देना था और उसका बॉन्ड ही कैंसिल कर दे। फिर जी के अंडर अगर ऑर्डर करे सेक्शन 133 के अंदर के लोकल न्यूसेंस के ख़िलाफ़ कोई ऑर्डर करे 133 के अंदर, जो कि उसके पास हक ही नहीं है उसके लिए, तो ये इनवैलिड ही होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या कहते हैं, प्रोहिबिट अंडर सेक्शन 143 द रेपिटेशन और कंटिन्यूएंस ऑफ अ पब्लिक न्यूसेंस। 143 के अंदर जो है, अगर पब्लिक न्यूसेंस जो बार बार रिपीट हो रहा है उसको बार बार कंटिन्यू हो रहा है, अगर उसको रोके तो ये भी उसके पास ये इख्तियारात नहीं है। फिर नेक्स्ट कहता है इशू एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 144 के अंदर कोई ऑर्डर इशू करे जो कि उसके इख्तियारात में नहीं है। नेक्स्ट देख लें कि कहता है मेक एन ऑर्डर अंडर चैप्टर 12 के अंदर वो जो है कोई ऑर्डर करे, वो भी उसके इख्तियारात में नहीं है, तो वो जितने भी वैसी प्रोसीडिंग होंगी तो वो बेसर हो जाएंगी, ठीक है। उसको एम्पावर्ड नहीं किया हुआ। फिर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ तक आप लोग बेयर एक्ट खोल के देखें तो साथ में समझ आएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद कहता है कि मैं अगर किसी केस का कॉग्निजेंस ले, यानी कि कोई कार्रवाई करी किसी केस के ऊपर सेक्शन 190 के अंदर, या जो है कोई सेंटेंस पास करे सेक्शन 498 के अंदर, जो प्रोसीडिंग रिकॉर्ड करनी है किसी और मजिस्ट्रेट ने और ये वाला मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर ले, तो वो प्रोसीडिंग इनवैलिड होंगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट कहता है कि कॉल अंडर सेक्शन 435 फॉर प्रोसीडिंग, यानी कि 435 के सेक्शन के अंदर कोई प्रोसीडिंग को बुलाए, वो प्रोसीडिंग करना चाहे तो वो उसके हक में नहीं है। फिर लेकिन वो अगर करे, फिर रिवाइज अंडर सेक्शन 515 सेक्शन 515 और सेक्शन 514, ठीक, यानी कि कोई ऑर्डर करे सेक्शन 514 और 515 के अंदर, फिर या ट्राई करे, एक ट्राइज एन ऑफेंस, यानी किसी ऑफेंडर को ट्राई करे, उसका ट्रायल चलाए। फिर नेक्स्ट क्यू कहता है कि ट्राइज एन ऑफेंडर समरली, यानी कि कोई ऑफेंडर है उसको समरी ट्रायल करे उसका। या आर कहता है, आर पे कहता है कि डिसाइड एन अपील हिज प्रोसीडिंग शैल बी वॉइड, अगर कोई अपील डिसाइड करे मजिस्ट्रेट के पास अपील की पावर ही नहीं है, ठीक है। जो कि अपील की पावर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास होती है, फिर हाई कोर्ट के पास, तो अगर ये करे अपील की प्रोसीडिंग करे तो वो भी वॉइड ही होंगी सेक्शन 530 के अंदर। फिर नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 531 में, सेक्शन 531 प्रोसीडिंग इन रॉन्ग प्लेसेस। इन रॉन्ग प्लेस, यानी कोई क्रिमिनल कोर्ट है जो कि कोई फाइंडिंग या सेंटेंस करे या कोई ऑर्डर करे, वो जो क्रिमिनल कोर्ट है उसको तब तक सेट असाइड नहीं किया जाएगा, उस इंक्वायरी या ट्रायल या प्रोसीडिंग को सेट असाइड नहीं किया जाएगा अगर वहाँ पर फेलियर ऑफ जस्टिस हो, ठीक है। यानी क्या कहता है, इस पूरे सेक्शन में एक बात की हुई है कि अगर कोई फाइंडिंग वगैरह किसी और कोर्ट ने कर ली है और वो जो कोर्ट कर रही है, यानी कि वो जो दावा किया हुआ है वो रॉन्ग सेशन डिवीजन के पास है या रॉन्ग डिस्ट्रिक्ट सब डिवीजन या लोकल एरिया जो उसके जो मजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन में नहीं है या जो क्रिमिनल कोड है उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं है, लेकिन वो अगर वो केस करे, उसमें इंक्वायरी करे, उसमें ट्रायल करे, उसमें प्रोसीडिंग वगैरह करे, तो उसको माना जाएगा। लेकिन जब तक अगर उसमें फेलियर ऑफ जस्टिस की बात ना आ जाए, अगर फेलियर ऑफ जस्टिस की बात आ गई तो उस चीज़ को जो उसने इंक्वायरी ट्रायल वगैरह किया हुआ है तो उसको नहीं माना जाएगा। यानी इसमें सिर्फ एक ही बात है, फेलियर ऑफ जस्टिस। फेलियर ऑफ जस्टिस अगर ना हो और वो अगर दावा जो इंक्वायरी ट्रायल वगैरह की हुई हो उस रॉन्ग प्लेस पे ही, यानी कि जो कोर्ट है उसके पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं है उस डिस्ट्रिक्ट की, उस डिवीज़न की या सब डिवीज़न की या उस लोकल एरिया की, तो उसको रॉन्ग नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर वहाँ पर फेलियर ऑफ जस्टिस आ जाए तो वो फिर उसको नहीं माना जाएगा, उसको तब सेट असाइड कर दिया जाएगा। सेक्शन 533 के अंदर 532 ओमिट हो गई है। 533 में कहता है नॉन कंप्लाइंस विद प्रोविजन ऑफ सेक्शन 164 और 364, यानी कि अगर कन्फेशन वगैरह रिकॉर्ड किया गया हो सेक्शन
164 के तहत और 364 के तहत तो क्या होगा, कहता है कोई भी कोर्ट अगर कन्फेशन रिकॉर्ड करे किसी भी एक्यूज्ड का अंडर सेक्शन 164 के तहत या 364 के तहत और वो जो फाइंडिंग हो उसको एज अ एविडेंस इस्तेमाल किया जाए, तो जब तक अगर यहाँ पर भी वो बात अगर यही बात आएगी अगर फेलियर ऑफ जस्टिस ना हो या अगर उसमें उसे एविडेंस के तौर पर उस रिकॉर्ड को एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, उस स्टेटमेंट को किया जाएगा अंडर एविडेंस एक्ट 1972 सेक्शन 91 जो कि इंडिया में अभी तक है लेकिन हमारे उसमें कानूनी शहादत आ गया है, तो ये सेक्शन 91 जो लिखा हुआ है ये अभी तक चेंज नहीं किया हुआ, तो ये जो स्टेटमेंट होगी उसको उसी तरह एडमिट किया जाएगा जब तक अगर एक्यूज को इंजरी ना हो, यानी कि उसको उस पे उसके मेरिट पर उसको डिफेंस ना मिले, यानी कि यहाँ पर भी वही बात करिए अगर फेलियर ऑफ जस्टिस ना हो, उस एक्यूज को कोई मतलब इंजरी ना हो उस डिफेंस मेरिट ऑफ डिफेंस से, तो अब तक उसको माना जाएगा, उस कन्फेशन को भी माना जाएगा। ठीक है, सेक्शन 535 34 फिर ओमिट हो गई है। 535 में कहता है इफेक्ट ऑफ ओमिशन टू प्रिपेयर, यानी कि जहाँ पर जो है चार्ज बनाना ही भूल गया है, कोई कोर्ट चार्ज बनाना ही भूल गया है, इफेक्ट ऑफ ओमिशन टू प्रिपेयर चार्ज। इसको देखते हैं क्या कहता है, कोई भी फाइंडिंग या सेंटेंस अगर किसी भी कोर्ट ने की हुई है तो उसको इनवैलिड नहीं करार दिया जाएगा इस बेस पे कि उसने चार्ज ही नहीं बनाया। ठीक है, अगर वो फेलियर अगर कोई अपीलेट कोर्ट है या किसी को मतलब अपीलेट कोर्ट जो है वो अपील भी देख रही है या रिविजनल कोर्ट है, तो अगर उसमें अगर फेलियर ऑफ जस्टिस की बात ना आ जाए तो वो जो उसने जितने भी इंक्वायरी ट्रायल प्रोसीडिंग वगैरह की हुई है या जो भी एविडेंस वगैरह रिकॉर्ड किए हुए है लेकिन उसने चार्ज प्रिपेयर नहीं किया, तो उस चार्ज के ना प्रिपेयर करने पे उस सारे एविडेंस उसको गलत नहीं करा दिया जाएगा, लेकिन जब तक वहाँ पर फेलियर ऑफ जस्टिस की बात ना आ जाए। यहाँ पर भी फेलियर ऑफ जस्टिस की बात कर दी है। फिर कहता है सेकंड पॉइंट में कि इफ़ द कोर्ट ऑफ अपील रिवीजन थिंक दैट, जहाँ पर कोर्ट ऑफ अपील और रिवीजन को लगे कि यहाँ पर फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है और चार्ज ना बनाने की वजह से, तो फिर वो जितनी भी प्रोसीडिंग्स वगैरह की हुई है तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उनको इनवैलिड करार दिया जाएगा, फिर उसके बाद ही जो है चार्ज फ्रेम किया जाएगा। ठीक है, सेक्शन 537 देखते हैं। सेक्शन 537 कहता है फाइंडिंग और सेंटेंस विच रिवर्ट्स बाय रीजन ऑफ एरर ओमिशन इन चार्ज और अदर प्रोसीडिंग, यानी कि ये इसमें कहता है कोई भी फाइंडिंग सेंटेंस या ऑर्डर पास किया गया है किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने जिसके पास जुरिस्डिक्शन है उसने पास किया है, उसको रिवर्स नहीं किया जाएगा, उसको चेंज नहीं किया जाएगा, जो कि अंडर चैप्टर 27 और जो कि चैप्टर 27 के अंदर वो सारी प्रोसीडिंग वगैरह की गई है या और ऑन अपील और रिवीजन के बेस पे। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट क्या कहता है, कोई भी गलती कोई भी एरर यानी गलती हो गई है, ओमिशन यानी कोताही हो गई है या इरेगुलरिटी या ये बेज़ाब्तगी हो गई है कंप्लेन में, जो कंप्लेन रिकॉर्ड की गई है अंडर सेक्शन 73 के अंदर, या समन वारंट चार्ज प्रोक्लेमेशन या ऑर्डर जजमेंट या प्रोसीडिंग या ट्रायल्स से पहले या ट्रायल के बाद या इंक्वायरी या प्रोसीडिंग में, या जो कोई ऐसी जो है एरर ओमिशन या इरेगुलरिटी ट्रायल्स में हो गई है यानी कि मिस जॉइंडर ऑफ चार्जेस हो गया है, तो उन चीज़ों को इन सारी चीज़ें इस सेक्शन में भी यही बात करी, इन सारी चीज़ों को उस वक्त तक इरेगुलर नहीं करार दिया जाएगा या उनको जो है इनवैलिड नहीं करार दिया जाएगा जब तक अगर वहाँ पर फेलियर ऑफ जस्टिस की बात ना आ जाए। यानी कि देखो क्या कहता है कि कोई गलती कोताही बेज़ाब्तगी हो गई है कंप्लेन में हो गई है जो कि पुलिस रिपोर्ट कर रहा है सेक्शन 173 में या समन केसेस में या वारंट में या चार्ज में, या एक प्रोक्लेमेशन कहता है कोई भागा हुआ ऑफेंडर है, या ऑर्डर जजमेंट या कोई भी प्रोसीडिंग है या ट्रायल से पहले या ट्रायल के बाद या इंक्वायरी वगैरह में या मिस जॉइंडर ऑफ चार्जेस में, उसको इरेगुलर तब तक नहीं करार दिया जाएगा जब तक वहाँ में फेलियर ऑफ जस्टिस की बात ना आ जाए। ठीक है, इस सेक्शन में यही बात कर दी है। फिर
इसकी एक्सप्लेनेशन में कहता है जहाँ पर कोई ओमिशन या इरेगुलरिटी अराइज हो रही है तो किसी भी प्रोसीडिंग में, तो कोर्ट में मतलब जिससे फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है तो एट अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटीज़ ऑब्जेक्शन करना चाहिए। एट अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटीज़ की का वर्ड यूज़ किया गया है कि अर्लीस्ट स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग, यानी कि बहुत ही जल्दी उसके ऑब्जेक्शन तब करना चाहिए अगर कोई ऐसी कोई बात आ गई है जिससे फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है। ठीक है, फिर सेक्शन 538 जो लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर का, इसमें कहता है अटैचमेंट नॉट इलीगल पर्सन मेकिंग सेम नोट ट्रेसपास फॉर डिफेक्ट और वारंट ऑफ फॉर्म इन प्रोसीडिंग। कहता है कोई भी अटैचमेंट अगर इस कोर्ट के अंदर की गई है, यानी कि अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी हो गई, तो अगर इस कोर्ट का मतलब CRPC की बात कर रहा है, अगर इस CRPC के तहत की गई है तो उसको अनलॉफुल नहीं करार दिया जाएगा। नॉट सच पर्सन मेकिंग द सेम बीट ही में ट्रेसपासर, ना ही उस पर्सन को ट्रेसपासर करार दिया जाएगा। ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिफेक्ट, कोई भी डिफेक्ट अगर हुआ है समन के वांट ऑफ फॉर्म इन द समन, या समन के केस में, या कन्विक्शन में, या रेट ऑफ अटैचमेंट में, या किसी और प्रोसीडिंग में, तो उसको जो है इरेगुलर नहीं करार दिया जाएगा। लेकिन फिर वही बात फेलियर ऑफ जस्टिस की बात आए तो वो फिर इरेगुलर ही होगा या इनवैलिड होगा। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, मुझे फीडबैक लाजमी दें। थैंक यू सो मच।